पहचान अगर करनी है हीरे की तो भाई अंधेरे का इंतज़ार तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे से ज़्यादा चमकदार होते हैं, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार पुनः आप सभी का विकास लेक्चर में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर की, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, अगर वो इस सैम्पल पेपर को फोटो PDF माध्यम से लेना चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उनको किसी भी तरह से जो है ये चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। अदरवाइज जो जिन बच्चों के पास पहले से ये सैम्पल पेपर उपलब्ध है वो उन क्वेश्चन को लेके बैठेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा ब्लैक बोर्ड पर जो है यहाँ पर बोर्ड पर कम से कम लिखना पड़े और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में सोल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सीधे पॉइंट की बात करते हैं और आते हैं अपने सैम्पल पेपर पे, ठीक है। तो जो हमारे सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हूबहू एकदम बोर्ड एग्जाम की तरह ही एक सारे के सारे सैम्पल पेपर आपको तैयार करने हैं एग्जाम में। और इतने ज़्यादा संख्या में सैम्पल पेपर आपको दोस्तों तैयार करने हैं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा लगे जैसे कि वहाँ बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि यही सैम्पल पेपर वहाँ पर सोल्व कर रहे हो, ठीक है। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को मैं उठा के आपके सामने लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो प्रयास करेंगे आप लोग कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, भले ही आपसे क्वेश्चन आते हों, ठीक है। बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पर टॉपिक से संबंधित देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित होते हैं। उसमें कहा है कि फ्रेंकल और शॉर्टकी इनमें से किसमें दोनों दोष होंगे। तो KCl, CaCl, AgBr। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है ना AgBr, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों तरह के जो डिफेक्ट हैं, दोनों तरह के जो दोष हैं, दोनों ये प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने AgBr कर रखा है वो उनका बिल्कुल राइट है भाई। तो एक बार आप चेक कर लेंगे अपने जो आपने टेक्स्ट बुक सैम्पल पेपर के लिए टेक्स्ट बुक बना रखी है, उसमें एक एक क्वेश्चन का मिलान कर लेंगे। भले आपने कर रखा हो लेकिन अपने माइंड की परख के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ख की अगर मैं बात करूं तो शुद्ध जल की मोललता कितनी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर A है तो 55.5 m इसका राइट ऑप्शन होगा। ख का ऑप्शन नंबर A इज राइट। चलिए इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। dx/dt समानुपाती किसके है भाई, A की। मैंने कहा dx/dt ये समानुपाती किसकी है भाई, A के, कि अभिक्रिया की कोटि है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे भाई, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, और ये जो लिखा जाता है कोटि, ये लिखा जाता है कहाँ पर, या पावर में लिखा जाता है। अब जरा एक बात बताओ, आपने इतना मैथ तो कभी पढ़ाई होगा कि जब यहाँ कोई घात पे कोई संख्या ना दी हुई हो तो आप दोस्तों उसको वहाँ पर 1 मानते हो कि नहीं मानते, बताओ। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर आप 1 लिखोगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि कोटि जो है वो प्रथम है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर B है तो B इज राइट ऑप्शन। तो गै का B ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, अगर इसकी घात यहाँ पर वो क्या देता, 0 देता, तो फिर आप इसको यहाँ पर शून्य कोटि विक्रिया कर सकते थे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, हार्डी-सुलज़े नियम को समझाओ। तो देखो इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, हार्डी-सुलज़े नियम। सबसे पहले तो बात करें हार्डी-सुलज़े नियम का मतलब क्या होता है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि भाई जो संयोजकता होती है ना, चलो एक बार मैं इसको रब कर दूँ फिर आपको इसका मैटर बताता हूँ। दरअसल हार्डी-सुलज़े ने जो दे रखा है ना, ये रक्षण शक्ति, स्कंदन वगैरह है ना, इनसे संबंधित है। तो वो चीज़ है संयोजकता के अकॉर्डिंग। और अगर मैं यहाँ पर संयोजकता की बात करूँ तो जिसकी संयोजकता मैक्सिमम होगी उसको आप क्रम वाइज जब रखोगे तो उसको सबसे पहले क्रम में रखोगे।
इसके बाद ये मान लो, और अगर मैं कह दूं कि यहाँ में लास्ट में ले लो सोडियम, तो क्या ऐसा हो सकता है बताओ? तो ये इसका हाइड्रोजोनियम, बताओ एकदम सिंपल है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या की बात करते हैं भाई। इसमें कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। मान लो कोई आपके पास अभिक्रिया है और वो 90% पूर्ण हो रही, ठीक है, तो 90% पूरा होने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें 90% अभिक्रिया को पूरा होने में लगने वाले टाइम की बातचीत हो रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाऊंगा, देखो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है भाई, इसको आप समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा अर्धायु काल का फॉर्मूला है, तो चूंकि अर्धायु काल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ टी और 0.693, और ये होता है किसके, स्थिरांक के, है ना। ये क्या है, स्थिरांक, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, हम सबसे पहले यहाँ किसके लिए निकाल लेंगे, 100% के लिए। मैंने कहा अगर यहाँ पर हमारा ए का मान क्या रख दिया जाए, 100 रख दिया जाए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर लो, तो जो मेन है हमारा वो तो कितना है, 100। मैंने कहा ए का मान कितना है भाई, 100, ठीक है। और हमें इसमें क्या करेंगे, 100 में से 90 घटा लो तो कितना बच गया, 10, ठीक। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक तो आप जानते ही होंगे, बताओ। तो अभिक्रिया की जो प्रथम कोटि है उसका जो व्यंजक होता है वो होता है K = 2.303 और अपॉन टी, और यहाँ क्या आएगा भाई, log, और A/A - x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा K बराबर 2.303 अपॉन टी और log, ये जो A का मान है इसको कितना मानना आपने, 100, और फिर 100, और बच्चों ये जो 90 है ना, ये 90 x का मान है। आप इसको किसी भी तरह से समझ सकते हो, या तो आप डायरेक्टली 10 रख लो या फिर 100 - 90 रख लो, ठीक है। अच्छा तो K = 2.303 अपॉन हाफ टी, या टी रख लो चलो, और log 10, ये इसका log का 10 आधार मान लिया करो, तो 100 बटे ये हो जाएगा 10, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, और log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है भाई, log 10 का जो मान होता है वो होता है कितना, 1। तो यहाँ रखोगे क्या आप, 1 रख ले, तो 2.303 अपॉन टी, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबकी। अब इसके बाद आप यहाँ देखो, इसके बाद आप ये जो K का मान देख रहे हैं ना, ये कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इसको 1 मान लो, तो हाफ टी बराबर 0.693, और अपॉन K की वैल्यू, ये जो आई K की वैल्यू, इसको आप यहाँ रख दो 2.303, और ये जो हाफ टी है, ये जो अपॉन में क्या है टी, ये ऊपर चला जाएगा टी। आप चाहो तो भाई ये यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ, और ऊपर भी 3 अंक के बाद देखो 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, तो ऐसा करो, इसको 0.6 मान लो, और ये मान लो 23, या 2.3 कर लो चलो, और टी, और इस पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल को कर लो, ठीक है। अब तो देखो काम बिल्कुल आसान कर दिया। अब 6 को डिवाइड कर लो किससे, 23 से। अब ये कटेगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और भाई 20 या 60, तो ये लगभग, और 23 दूनी 40, तो 0.2 के आसपास आ जाएगा, क्या बताओ, ठीक है, 0.2 के आसपास आ जाएगा। तो इतना मान निकल के आपके सामने आ गया, बताओ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल सिंपल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन, 25% ग्लिसरॉल, ठीक है, C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 25% ग्लिसरॉल है और विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। बच्चों तो मुझे एक बात बताओ भाई, हर चीज़ का परसेंटेज कितना हो, 100 हो के नहीं होता, बताओ। अगर हर चीज़ का परसेंटेज 100 होता है तो भाई 25% ग्लिसरीन है, इसका मतलब ये है कि बाकी 75% कौन है, बाकी 75% है पानी, है ना।
जैसे हर चीज़ में पानी की मिलावट हो जाना, दूध में भी हो जा मिलावट, तो ऐसे ही यहाँ 25% ग्लीसरीन है और बाकी क्या है 75% पानी है। चलो देखो इसको मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। का क्या अर्थ है? का अर्थ है कि 100% विलियन में 100% विलियन में इसकी मात्रा कितनी है? 25 ग्राम, ठीक है। 100% विलियन में कितना ग्लिसरीन है भाई? 25 ग्राम है। आप समझ जाइए, देखो भले ही चाहे ना दिखाई दे रहा हो, मेन चीज़ है समझना, ठीक है। तो ग्लिसरीन की मात्रा कितनी? 25 ग्राम। और बच्चों शेष, मैंने कहा शेष कौन है? शेष 75 ग्राम बच रहा पानी। 75 ग्राम क्या है? पानी है। पानी मतलब जल, ठीक है। शेष 75 ग्राम जल। अच्छा एक चीज बताओ तुम मुझे यहाँ, अब इसमें आपको कह रहा मोलस का मान ज्ञात करो। तो बच्चे मोलस का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है, लेकिन उसमें चाहिए हमें मोलों के मान, और ना तो हमारे पास जल के मोल है और ना ग्लिसरीन के मोल है। तो इसके लिए एक काम करेंगे आप, देखो ग्लिसरीन के मोल, ग्लिसरीन के मोल, बच्चों इसको Na मान लूँ क्या मैं? Na, ठीक है। मैं ग्लिसरीन को मानना Na, और भाई मात्रा बटे अनुभार, इसका जो मोलों का जो मान होता है ना, होता है मात्रा और बटे अनुभार, ठीक है। देखो तो फिर तो Na का मान जो निकल के आ रहा, तो बच्चों मात्रा कितनी है इसकी बताओ? मात्रा है इसकी कितनी भाई? 25 ग्राम। अब 100% विलियन में 25 ग्राम तो तुम्हारा ग्लिसरीन होगा, और शेष 75 ग्राम कौन बच गया? पानी। तो Na की मात्रा कितनी बच गई? 25। और अनुभार के लिए एक समस्या है, C3H8O3। क्या कहा? C3H8O3। ये बच्चों ग्लिसरीन का फॉर्मूला उसने दे रखा, आपको ऐसे क्वेश्चन में मिल सकता है। और ये क्वेश्चन बच्चों एथिल अल्कोहल में, यूरिया में, या आपको एथिलीन ग्लाइकोल में मिल सकता है। वैसे तो ज़्यादातर चांस रहते हैं क्वेश्चन में आने की कि आपको फॉर्मूला लिख के देगा, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आपको फॉर्मूला वगैरह वैसे लिख के देता है, ठीक है। चलिए, तो भाई Na का मान, मात्रा कितनी है इसकी? 25, ठीक है। अनुभार C3H8O3। और बच्चों आपको ना यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन का जो अनुभार होता है वो होता है भाई 12, ठीक है। तो कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 16। और जो संख्या यहाँ लिखी हुई है, सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो तो C के लिए 12 गुणा 3, और अब अगला तत्व आ गया, तो जब अगला तत्व लिखोगे तो लगाएंगे प्लस, और H के लिए 1 और 8 और प्लस, O का 16 और गुणा 3। सबकी कैलकुलेशन कर दो, और जो भी कुछ बचेगा उसे यहाँ लिख देंगे। देखो भाग भी बाद में ले लेंगे। चलो 12 तिया 36, तो 36 तो ये हो गया, 16 तिया 48 ही हो गए, और 8 ही हो गए, ठीक है। अब सब कुछ जोड़ लो इनको, बताओ कितने हो गए? ये हो गए 16 और 6 कितने हो गए? 22, ठीक है। और यहाँ बच गए 2, तो कितने हो गए? ये हो गए 4 और 3 7 और 2 9, 92 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 92 आ गया। तो अब एक काम करेंगे आप, ये जो 25/92 है ना, वैसे तो कटने का नहीं, ठीक है। आप एक काम करो, इसको यही रह लेने दो, या काटना चाह रहे बताओ? चलो काट ही दो, ठीक है। इसको मिटा दो, तो 25 को आप भाग देंगे किससे? 92 से, और ये कटने का नहीं, पॉइंट लगा के कम से कम 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 250, ठीक है। पॉइंट तो शुरू में लगना ही लगना, और बस एक बार और काट दो, जो भी कुछ आएगा आ जाएगा, ठीक है। देखो गुणा करके देखेंगे, तो 92 गुणा अगर मैं किस में कर दूं? 92 गुणा अगर मैं 6 में कर दूं, तो 6 दूनी 12 का 2 का बचेगा 1, 9 6 की 54, तो ज़्यादा हो जाएंगे। एक काम करो, 2 से देख लो, 2 दूनी 4, 2 से भी नहीं बढ़ने की बात, 3 से देखो, 3 से देखो, चलो 2 तिया 6, ठीक है।
और 9 या 27, ये भी ज़्यादा हो रहा, 2 से ही कटेगा, तो पक्का 2 से ही कटेगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? ये निकल के आ रहा भाई तुम्हारे पास ग्लिसरीन के मोल का मान 0.2। बताओ इतनी बात सबकी समझ में आ गई क्या? ठीक है। और हमें जरूरत किसकी पड़ेगी भाई? हमें जल के मोल की भी जरूरत पड़ेगी। तो Na का मान आपने फिलहाल ज्ञात कर लिया। देखो अब जल के मोल निकालो, जल के मोल इसको मान लेंगे Nb। अच्छा, कुछ बच्चे तो यहाँ ये सोच रहे होंगे कि जी इतने आराम से बता रहे क्वेश्चन को, तो मैं ये क्वेश्चन आराम से इसलिए समझा रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने कभी ये क्वेश्चन इस तरह के सोल्व ना किए हो, और उनको बच्चों समझ में आ जाएंगे। और दूसरा ये रीजन है कि भाई जो Na मानने का मतलब है ना बच्चों, ग्लिसरीन है कम, और जिसकी मात्रा कम होती है ना विलियन के अंदर, उसको कहते हैं विलेय। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या मान के चल रहा, ग्लिसरीन को विलेय मान के चल रहा, और विलेय की मात्रा मैंने ले ली कम, तो इसलिए मैं इसको A कह रहा हूँ, है ना। और जल है मेरे पास 75%, तो सीधी सी बात है भाई ये विलायक है। तो बच्चों एक बात यहाँ समझ में आई आपके, मैंने कहा अगर ज़्यादा है तो विलायक है, कम मात्रा में है तो विलेय है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है। तो देखो, तो जल के मोल Nb, तो क्या हो जाएगा? वही मात्रा बटे अनुभार। भाई इसके लिए भी तो यही फॉर्मूला होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? तो बताओ मात्रा का मान, यानी कि जल की जो मात्रा है वो कितनी है? ये 75, और जल का अनुभार H2O भाई, है ना। चलो ठीक है। अब Nb बराबर, तो 75 बटे H2O, H का 1। मैंने कहा हाइड्रोजन का जो परमाणु या अणुभार कह लो, परमाणु भार कह लो, कितना होता है? तो बच्चों वो होता है 1 और गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे? 16। तो जोड़ लो, 2 एकम 2, तो 2 और 16 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, क्या बताओ? तो 75 बटे 18। ठीक है, कट सके किसी से? 3 से कट सके। 25 दिया 75 और 6 दिया 18, तो कितना आएगा? 25 बटे 6, और 25 बटे 6 को घर में भाग दे लो, 25 को भाग दे लो किससे? 6 से। तो 6 चौक 24, कितना आ रहा? 6 चौक 24, और बचा कितना? 1 पॉइंट लगा के बढ़ा लो, 0 6 कम 6, तो फिलहाल आ रहा है यहाँ 4.1। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 4.1। अच्छा, अब क्या निकाल लेंगे आप? अब निकाल लेंगे आप इसका, किसका? ग्लिसरीन का मोल। तो अगर आपको मैं कह दूं कि यहाँ ग्लिसरीन के मोल निकालने हैं भाई, इसको मिटा दो। देखो सब कुछ यहाँ तक ठीक है, तो इसके बाद बाकी चीजें यहाँ देखो। तो मैं यहाँ लिख रहा ग्लिसरीन को मैं C3H8O3 का मोल अंश, और बच्चों मोल अंश का सूत्र जो होता है ना, वो होता है विलेय के मोल बटे विलियन के कुल मोल। यानी कि जिस चीज के आप मोल निकाल ले वो, और बटे में विलियन के टोटल मोल। तो टोटल भाई वो तो बात वही होगी ना जो भी बता रहा था मैं आपको। टोटल का मतलब है विलेय प्लस विलायक दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल निकल के आ जाएंगे। देखो Na का मान बताओ, Na का मान कहाँ है? ये रहा 0.2 अपॉन Na का मान फिर से 0.2 प्लस Nb का ये 4.1 है, और इन दोनों को ऐड करो। देखो 0.2 प्लस, ठीक है, 0.2 प्लस 4.1 तो कितना हो जाएगा? 4.3। भाई 0.2 में आप जब 4.1 ऐड करोगे तो कितना होगा? तो 4.3 होगा कि नहीं होगा? अब एक काम कर लो, इसको काट लो, ये काट दिया तो ये आएगा 2/43। बड़ी डिफिकल्ट संख्या है, पर क्या करें, भाग तो देना पड़ेगा। देखो अगर भाग तुम्हें यहाँ पर देना पड़ेगा तो भाई इसको आप हैं 2 को 43 से भाग दो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, नहीं चलता, ये लो 1 0 और लगा लो। अब कुछ है उम्मीद? बिल्कुल होनी चाहिए। अब तो भाई अब तो 200 आ गया, तो 43 को अगर मैं गुणा करके देख लूँ 5 से
तो 5 या 15 का 5 का कितने बच गए 1, और 5 चौक 20 और 1 21, तो ज़्यादा हो गया। 4 से देख लो, और ऐसा लग रहा है 4 से बढ़ने की बात। 4 या 12, 12 का बच गया 2, और हासिल क्यों कितना बच गया 1, और 4 चौक 16 और 1 17, 16 और 1 17, 172। तो भाई मैंने कहा 0.04, चलो इसी को लिख दो बस आंसर को। तो आपको एग्जाम में ना इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा काटने की जरूरत नहीं है, और इतना ही आप लोग वहाँ पर इसको बता दोगे। तो देखो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्वेश्चन में उसने कहा CuSO4 विलयन को 2 एम्पेयर धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया, ठीक है। चलो पहले मैं विद्युत अपघटित करवा दूँ उसका, बाकी जो भी कुछ होगा देखेंगे बाद में। तो मेरे पास कॉपर सल्फेट है भाई, और कॉपर सल्फेट को उसने क्या कर दिया 2 एम्पेयर की धारा दे दी, मतलब आई का मान भी दे दिया 2 एम्पेयर, वेरी गुड। अब जैसे उसने 2 एम्पेयर की धारा दी ना, और कितने समय तक दी, लो भाई टाइम का मान भी दे दिया, उसने दे दी उसको 450 सेकंड तक, है ना। तो जो चीज दिखाई दे रही है उसको तो नोट ही कर लेंगे, ठीक है। तो वो यूं कह रहा है कि कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान बताओ। चलो ये सही है। अब Cu तो होता है प्लस, और भाई SO4 होता है माइनस। इतनी बात तो बच्चों आपको पता ही है कि जब कॉपर सल्फेट का डिवाइडेशन होता है, ठीक है, अपघटन होता है, टूटता है 2 खंडों में, तो एक के ऊपर तो आता है पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में इतनी बात तो आपको पता ही है, ये विद्युत रसायन का क्वेश्चन है। अच्छा, अब वो यूं कह रहा है कि कैथोड पे, अब भाई सीधी सी बात है, जो पॉजिटिव है वो तो आपको कहाँ मिलेगा, वो कहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग के जाएंगे SO4 द्वारा, अभी कॉपर इसको ग्रहण करेगा, ठीक है। और निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या रहा, कॉपर की मात्रा पूछ रहा। अच्छा, उसने एक चीज और दे दी, Cu का जो मान दिया ना उसने अणुभार, Cu का जो अणुभार दिया उसने भाई वो दिया 63, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आ रही है, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो भाई ये क्वेश्चन है, और इसको आप आगे सोल्व करेंगे। देखो, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ आवेश बराबर क्या हो, बताओ। आवेश बराबर होता है Q बराबर IT। तो आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर IT। मैं यहाँ लिख रहा, देखो Q बराबर IT, ठीक है। और I का मान 2 और T का मान 450, तो Q का मान कितना निकल के आएगा 900 गुलाम। भाई 450 का दुगुना 900 गुलाम, ये तो एकदम सिंपल बात है। अच्छा, कुल कितने आवेश का मामला हो रहा है यहाँ इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको कहूं कि कितने चार्ज जो है, कितने चार्ज जा रहे 2, मतलब कुल इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन का है मामला कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉनों का है। अच्छा, और जो फैराडे नियतांक हो वो क्या हो, फैराडे नियतांक होता है आपका कितना, फैराडे नियतांक होता है 96,500। तो मैंने कहा 2 गुलाम, अगर मैं 2 गुलाम का मान किसके बराबर दिखाऊं आपको, ऐसे दिखा दूं, तो मैंने कहा 2 के गुणा अगर मैं 96,500 में कर लूं और किसके बराबर दिखा दो, अणुभार के इतने के, तो बताओ 1 के लिए कितना आ जाएगा, बोल लो 1 के लिए कितना आ जाएगा बताओ। तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, इतना तो क्लियर दिख ही रहा, 1 के लिए कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा 96,500 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। 2 गुणा 96,500 कहाँ चला जाएगा भाई, नीचे चला जाएगा 1 के लिए। लेकिन समस्या ये है कि हमें 900 के लिए निकालना, तो 900 के लिए क्या करेंगे, लो यहाँ 900 लिख लो। 900 के लिए क्या करेंगे आप, 63/2 गुणा 96,500 और गुणा 900। तो बच्चों मैंने 2 जीरो से तो 2 जीरो उठा दी। अब आप इसको क्वेश्चन को करेंगे सोल्व, कैसे करेंगे देखो जरा, बस इसको कैलकुलेट कर दो, इतने को कटने के कोई चांस अगर दिख रहे हों तो देखो कुछ नहीं कट रहा, बट डायरेक्ट ही गुणा करनी पड़ेगी, अब तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो 9 या 27 का 7 का कितने बच गए, 2 और 9 6 54, 54 और 2 56, और 25 की गुणा कर दो इसमें, 5 दूनी 10, बच गया 1 6 दूनी 12, 1 13, बच गया 1 9 दूनी 18, 1 19।
और मैंने कहा 3 अंक के बाद अगर मैं पॉइंट लगा तो पॉइंट लगेगा यहाँ तो 0.5 और बटे 1.9 और पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो तो 5/19। सही है, ये तो एकदम काम आसान कर दिया, नहीं कर दिया। 5 को अगर मैं 19 से भाग दे लो तो पॉइंट लगा लो, शुरू में 0 बढ़ा लो, 19 दूनी 38। लो आगे मात्रा, ठीक है, कितना आगा 0.2 ग्राम। लो भाई ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा गुणा भाग में ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो करो, थोड़ा सा इसको ऐसे ही लपेट दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात अगर सबकी समझ में आ गई, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन 2023 में जरूर ना आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2019 में भी पूछा गया है एक, ठीक है, कॉपर सल्फेट के लिए। और बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉपर सल्फेट ही मिले, वहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है। तो जैसे भी मिलेगा आपको वैसे ही क्वेश्चन अपना इसी तरीके से सोल्व करना है भाई, और अलग कोई चीज़ नहीं अपनानी है। और जैसे मैं तुम्हें बता रखा है ना, ट्रिक समझाता रहता हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। और बच्चों पॉइंट लगा लिया करो। देखो यहाँ मैंने यहाँ क्या करा, एक बार मैं फिर बता रहा है कैलकुलेशन। मैंने ये करा है यहाँ कि भाई ये जो 96 है ये तो है किसके लिए, यह फैराडे नियतांक का मान, ये तो फिक्स है, ठीक है। और ये 2 क्यों लिया बच्चों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का मामला था ना तो 2 लिया। 3 जैसे एल्यूमिनियम वगैरह फंस जा तो 3 हो जा, तो फिर यहाँ हम 3 की गुणा करते। तो क्या 1 के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे भेज दिया सारे मैटर को। और हमें निकालना था किसके लिए, 900 के लिए, तो 900 गुणा हाँ कर दी, 2 0 काट दी, 63 ऊपर और इन दोनों की गुणा। तो 63 की गुणा जब 9 में करी तो 5 इतना आ गया, और जब इसकी गुणा इसमें करी तो इतना आ गया। अब मैंने गिन लिया पॉइंट 1 2 3। भला 1930 का पारा पढ़ लोगे आप, ये बताओ, बहुत बड़ा हो जाता नहीं हो जाता। तो फिर मैंने क्या करा, ऊपर से और नीचे से, जब हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे ना तो इतने अंक के बाद बच्चों नीचे पॉइंट लगाएंगे। ये चीज़ें आप समझ लिया करो, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे चल के। तो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट ऊपर, और 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट नीचे। तो मैंने कहा जब पॉइंट के बाद के मैंने सारे अंक छोड़ दिए, ऊपर वाले दोनों, और यहाँ भी पॉइंट के बाद के अंक छोड़ दिए। पर यहाँ मैं एक मान लूँ, क्योंकि ज़्यादा ही कम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद कम से कम 1 अंक तो मानना पड़ेगा। तो 1.9, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। 5/19 भाग दे ली, एक बार पड़ा चला दिया, ठाकर छुट्टी आ गया। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा क्या नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अयुपी नाम लिखिए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, देखो जरा, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका CO क्या दो, कोबाल्ट है, NH3 6 Cl3। कुछ बच्चे तो भागने का प्लान बना रहे होंगे अभी, सही है ना। ये भाई आधा घंटा हो लिया या आधा घंटा होने को है, और बपला स्किप करके फटाफट से देख लो। और ध्यान रखियो, ये आज तो आप लोग यहाँ स्किप कर रहे हैं, अगर आप वीडियो में स्किप कर रहे हैं ना तो समझ लो अपने जीवन से स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इन सैंपल पेपर को आप हल्के में ना लो, ठीक है। बड़े धुआंधार तरीके से सोल्व करो, जितना ज़्यादा मन लगा के आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस मेन है, ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ना तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में होता है, ठीक है। ये बात आप किसी से भी पूछ लो, जरूरी नहीं कि मेरे से ही मैं ही बता रहा तुम्हें ये बात, आप किसी भी शिक्षक से पूछ सकते हो। तो प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। जैसे आप रसगुल्ले खाने के बाद कुछ नमक मांगो ना, नमकीन खाने के लिए, है ना, मीठा खाया उसके बाद नमकीन की उम्मीद रखते हो ना, तो उतना ही जरूरी क्या है भाई, उतना ही जरूरी नोट्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के, जो भी आप जिससे भी तैयारी करते हो, तो उतना ही जरूरी क्या है, उतना ही जरूरी आपका सैंपल पेपर है। अगर ये सोल्व कर लिया तो क्वेश्चन का तुम्हें तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ किस लेवल के बनने हैं, कहाँ से क्वेश्चन फंसना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे उसके बाद उतनी ही ज़्यादा नमकीन की डिमांड बढ़ेगी माइंड में, ठीक है। जितना मीठा खाओगे उतना ही ज़्यादा नमकीन की डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। चलिए, तो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन लिख दो पहले, बाद में करेंगे सोल्व। क्रोमियम, अमोनिया, और ये हो गया हमारा Cl3, और भाई यहाँ हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया उसने K3, और आगे क्या दिया उसने लोहा, और फिर दे दिया उसने Cl6। चलिए भाई
तो देखो, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करने का तरीका मैं अगर बता दूं, अगर मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का थोड़ा सा तरीका यहाँ आपको बता दूं, तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, ऑक्सीजन संख्या का मान निकालिएगा। जब ऑक्सीजन संख्या का मान आ जाएगा ना, तो फिर आपका क्वेश्चन एकदम आसान सा लगेगा भाई। देखो, तो मैंने कहा अमोनिया की ऑक्सीजन संख्या का मान कितना होता है भाई, यहाँ लिख रहा मैं x, इस कोबाल्ट को तो मान लो x, ठीक है, और अमोनिया के होते हैं 0 और गुणा 6 और माइनस के, बच्चों यहाँ प्लस लगेगा तो प्लस माइनस माइनस, और Cl की होती है माइनस के 1 गुणा 3, ये लेंगे 0 और प्लस x प्लस 6 की गुणा 0 में करोगे तो 0 और माइनस के 3 और बराबर 0, तो x बराबर इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा, +3। बताओ, इतनी बात आपके समझ में आ रही क्या? आसानी है तो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे इसका नाम, और बच्चों इसका नाम पता, नाम लिखने के लिए एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखियो, दिमाग के किसी कोने में एक फोल्डर बना के नया बात लिख लो कहीं, क्योंकि काम आएगा। मैंने कहा अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु ये इतना भागता है परिसर, जिन बच्चों ने मेरी क्लास ऑफलाइन दे रखी है ना, उन्हें तो एकदम समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना पार्ट क्या है, परिसर है, ठीक है, परिसर। और ये बाहर वाला क्या है, Cl3, ये है बाहर वाला, ठीक है, ऋणायन परमाणु। तो बच्चों मैंने कहा अगर ये हमारा ऋणायन परमाणु की तरफ चला गया ना, ये वाला भाग भाई, अगर ये नेगेटिविटी की तरफ चला गया तो फिर कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं कहने, कोबाल्टेट, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो ये ऋणात्मक की तरफ चला जाता तो उसका नाम क्या होता, कोबाल्टेट, ठीक है। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकेल है तो निकलेट, है ना, सिल्वर है तो आर्जिटेंट, है ना, समझ में आ गई बात, फेरस है तो फेरेट। तो देखो, लेकिन ये ऋणायन की तरफ नहीं है, धनायन की तरफ है, तो इसका मतलब इसका नाम जो है वो सिंपल रखा जाएगा। तो सिंपल नाम रख दो इसका। देखो, अगर मैं आपको इसका सिंपल नाम लिख के दिखा दूं, यहाँ से लिखेंगे नाम, हमेशा जो नंबर ऑफ लिगेंड है ना, जो लिगेंड है, उपसंयोजन संख्या जिसको आप कहते हो, तो बच्चों नाम यहीं से शुरू करते हो। देखो, तो हेक्सा, वो बात अलग है कि आप अंग्रेजी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, ठीक है, वो मर्जी तुम्हारी। एमीन, तो मैंने कहा हेक्सा एमीन। और बच्चों ये कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड। अब तुम ये सोच लोगे थर्ड क्यों लिख रहे हैं भाई, इसकी ऑक्सीजन संख्या 3 आई ना, तो थर्ड। और रोमन नंबर में लिखेंगे, कभी तुम यहाँ 3 इकाई बना दो, 3 इकाई नहीं चलेगी, यहाँ रोमन ही नंबर चलेंगे। दरअसल ये रोमन के बिना काम ही नहीं करता, ठीक है नहीं। और ये Cl के लिए क्लोराइड, क्लोराइड। और पता क्या, अगर ये Cl भीतर होता ना तो फिर क्लोराइड होता, क्या होता, क्लोराइडो या क्लोरो। चलो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा, देखो हेक्सा सेमी है, एमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, और बच्चों लास्ट में क्लोराइड, क्लोराइड। बताओ, है नहीं क्या बिल्कुल नॉर्मल और आसान मजेदार बात है, एकदम बढ़िया। चलिए भाई इसको भी देखो। अब सबसे पहले क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा x मान लूँ, चलो मान लिया। अमोनिया कितनी मान लो, 0 मान लो, क्या हो ये 0, क्यों भाई, नाइट्रोजन की माइनस की 3, हाइड्रोजन की प्लस का 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो बच्चों प्लस माइनस आपस में 0 नहीं करने के, बताओ, और उसकी गुणा 0 की गुणा 3 में करोगे तो 0, ये तो सभी 0 ही बना देगा। और यहाँ Cl की माइनस की 1 की गुणा 3 में करोगे तो क्या होगा, बताओ, माइनस के 3 और माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 लो, हो गया सोल्व एकदम। माइनस का 1 गुणा 3 बराबर 0, x प्लस 0 भाई, 0 गुणा 3 में करोगे 0। मैथ वालों ध्यान दे लो, ये मैथ वाले बच्चे गुणा भाग में बहुत ज़्यादा जल्दी गलती करते हैं, है ना। ये बायोलॉजी वाले बच्चे जो हो ना, ये तो सोच समझ के करे, क्योंकि ना खतरा रहा है, क्योंकि भाई आती तो है नहीं गुणा भाग करनी, और इसलिए सही सही करेंगे, आराम से देख के करेंगे, देखभाल करके, कभी भी गलत नहीं करने। और जो मैथ वाले बच्चे हैं ना, ये तो वैसे ही एकदम फपुंडे रहे हैं, फुल्ले रहे हैं कि भाई हमारे तो PCM है, हम तो मैथ वाले हैं, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। और ये बहुत जल्दीबाजी में वहाँ इतनी छोटी छोटी सी गुणा भाग में भी ये गलतियाँ करें कि बस तुम्हें क्या बताऊँ। ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ कैलकुलेशन में मैथ वाले ही करें, क्योंकि ये पहले ही गदगद रहे ना कि हमारे पास तो PCM है, हम तो कैलकुलेशन में नेचुरल तरीके से ईश्वर का वरदान है,
हमें तो करके देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लपेट दे और बस फिर डायरेक्ट ही उनके नंबर आ जा। तो ऐसा ना करा करो, गुणा करके देख लिया करो फिर भी, ठीक है। तो -3 और हाथ थाम के कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बात अलग है कि आप लोगों के पास पीछे में और गदगद रखे, लेकिन फिर भी आप एक बार सोल्व करके देख लिया करो। चलो अब इसका नाम लिखो, यहाँ से शुरू कर लो या यहाँ से, तो मैं यहीं से शुरू कर लूँ। टेट्रा, 3 के लिए टेट्रा या ट्राई, ट्राई 4 के लिए होता है टेट्रा तो है, तो क्या होगा ट्राई। तो ट्राई एमीन भाई, NH3 के लिए तो एमीन ही लगेगा, तो टेट्रा एमीन। और ये क्या है, ये ट्राई। अब बच्चों मैंने कहा अगर ये परिसर के बाद होता Cl तो क्लोराइड, अब ये परिसर के अंदर है तो क्लोरो या क्लोराइड हो क्या। तो देखो ट्राई क्लोरो, मैं क्लोरो कह रहा, आप यहाँ क्लोराइडो भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्राई क्लोरो क्रोमियम, क्रोमियम। और बच्चों इसके बाद इसको क्या लिखोगे आप, थर्ड आयन। बताओ आपको इतनी बात समझ में अगर आ गई तो भाई, अगर इतनी बात सबके समझ में आ गई तो ट्राई, तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड आयन। बच्चों इंग्लिश में लिख लो नाम इसका, हिंदी में लिख लो, कोई पढ़ा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर फायदा सी में है कि आप इंग्लिश में लिख करो कोई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12th के बाद ना बस एक थोड़े से दिनों की बात है, 2-4 महीने की, फिर आपको हमेशा जीवन में इंग्लिश ही पढ़नी पड़ रहेगी। तो इसलिए आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को इंग्लिश में ढालने का प्रयास करा करो। तो ज़्यादा भी नहीं तो हाँ, थ्योरी वगैरह तो ना पढ़ो चाहे, पर कम से कम हेडिंग वगैरह तो आपको इंग्लिश में आनी ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ग्रेजुएशन में जाके सारी चीज़ें आते भी हैं, पर वो सारी की सारी चीज़ें एकदम हवाई जहाज की तरह से सिर पे गुजारी और आपको आती भी हैं। अगर मान लो आप ज़्यादा भी नहीं तो हेडिंग का नाम अगर अंग्रेजी में पता रहे तो कुछ तो बता दो कि जिसके मामा चाची फूफा ये ताऊ ये हैं, है ना, तो कुछ तो पता चल ही जाएगा टीचर को। टीचर को ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं गलत क्लास में फंस गया हो, तो थोड़ा बहुत तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो और टैलेंटेड बच्चे हो, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। अब ये तो भाई बड़ा पंगा फंस गया इस क्वेश्चन में, तो देखो क्या दे दिया, ये जो ऋणात्मक वाला मामला है ना, ये देखो ये इधर चला गया, देखो परिसर यहाँ तो एक ही था, यहाँ शुरू में था, लेकिन अब प्लस वाला पार्ट आ गया ये। तो बच्चों सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग का एकदम स्क्रू खोल के ध्यान से समझ लो। देखो अब ये चला गया माइनस की तरफ, तो इसका नाम फेरस नहीं रहने का, मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा फेरेट, ठीक है। जैसे कोई नाम है मान लो, ठीक है, जैसे सोनू मोनू गोलू कोई भी नाम हो, अगर वो अपने घर है, मतलब अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा तो नॉर्मल नाम सोनू मोनू गोलू, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग चला गया ना तो उसमें 8 और जोड़ दो, ठीक है। 8 का मतलब जैसे ईट, एट, इटन, मतलब खाने की फ्रॉम जो हो नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो समझ लो अगर घर से बाहर चला गया ना तो उसे खाना नहीं मिलेगा, उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, 8, ठीक है। जैसे मोनू 8, सोनू 8, गोलू 8, है ना, जोनू 8, इस तरीके से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, निगेटिव की तरफ चला जाएगा भाई, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसमें 8 जोड़ दो। तो देखो पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल लो, देखो पोटेशियम की कितनी होती है 1 प्लस की, और गुणा क्या लगा लो 3, और लोहे की मान लो कितनी x, और बच्चों शेयर की मान लो -1 गुणा 6, और बराबर क्या होगा 0। तो 3 कम 3 x और 6 कम -6 बराबर 0, और ये 3 में से 6 गया कितना बचेगा, मैं तो बच्चों ये बचेगा 3, और x बराबर आ जाएगा +3। ये तो भाई क्वेश्चन सारे के सारे एक ही सीरीज के रखे, सब में +3 आ रहा, ठीक है। और कभी कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मैंने अपने पास से क्वेश्चन बना रखे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आए हुए कभी ना कभी किसी न किसी सन में से वहीं से ही चयन कर रखा है। देखो नाम लिखो, पोटेशियम, पोटेशियम, और बच्चों इनका कोई रोल नहीं है यहाँ, पोटेशियम के बाद सीधा वहां जाओ हेक्सा साइनो, साइनो फेरेट, और ऑक्सीजन संख्या 3 थर्ड आयन। अंग्रेजी में लिखना चाह रहे
देखो तो स्केच बदल लो ताकि और सुंदर सा लगे। देखो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड आयन। ठीक है, तो देखो बच्चों आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको समझा दूँ। टाइम बहुत हो गया भाई, आप लोगों से वीडियो देख के भी नहीं जा रही होगी, कितना लंबा वीडियो खींच दिया पहले ही दिन ही। और आज अगर पहले दिन से इतना धुआंधार तरीके से पढ़ रहे तो फिर आगे आगे तो 2-3 घंटे का भी वीडियो बन सके। बनने को तो कुछ भी हो सकता है ना। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्याख्या कीजिए सरण संख्या संक्रमण धात्विक रंगीन आयन बनाते हैं। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि संक्रमण धात्विक रंगीन आयन बनाते हैं भाई, रंगीन आयन बनाते हैं, अणुचुंबक के गुण दिखाते हैं, है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया और आपके माइंड में आ भी रहा होगा क्या कि अगर मान लीजिए क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, जो हमारे डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं अधिकांश क्या करते हैं, कैटालिसिस का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। और भाई चुंबक के प्रति अणुचुंबक के व्यवहार अगर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बात करता है क्या, लोन पेयर। मैंने कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण ये धात्विक रंगीन आयन बनाती है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आपको पेपर में उखाड़ कर फेंक देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का थर्ड ऑप्शन में क्या है, लैंथेनाइट संकुचन। ये बात भी मैंने आपको पता नहीं कितनी बार समझाई है, फिर भी समझा देता हूँ भाई कि लैंथेनाइट संकुचन का मतलब जो होता है वो होता है क्या कि अगर मान लीजिए इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से इनके नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए जगह कम मिलती है और इसी घटना को हम लैंथेनाइट संकुचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। बाकी चीज़ों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, अभी जो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए, 5वां कै और भाई 6ठे का 7वें के अथवा में 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, और आप लोगों को और भी काफ़ी चीज़ें अपने डेटा से खर्च करके देखनी होगी। तो आज केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाकी चीज़ों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। अपने क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से उखाड़िए, पढ़िए एकदम शिद्दत के साथ। तो थैंक यू।